हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों ने अक्सर ही एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम्स को देखा होगा जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए बी सी एंड डी। ये प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आती हैं और अक्सर ही हमारे दिमाग को हिलाकर रख देती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने कैसे सोल्व आउट करना है, इस वीडियो में हम लोग इसे ही डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ईजी वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिखाऊंगा कि आप लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या मेथड्स को अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। यू आर गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, द कंपाउंड्स ए बी सी फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स विद द 2,4-DNP रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी एंड सी है वो कार्बोनाइल कंपाउंड को कंटेन करते हैं, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, सीओ ग्रुप है इनमें, और सीओ ग्रुप में से भी ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स हो सकते हैं जो कि 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन होंगे एज दे रिएक्ट विद 2,4-DNP। ठीक है, 2,4-DNP के साथ उनकी रिएक्शन होती है, इसलिए ए बी सी क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इतना ओके। अभी अब आगे क्या है कि ए एंड बी रिड्यूसेस द टॉलरेंस रीजन। ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सभी के बॉक्स अलग अलग बना लेता हूँ ताकि हमें इजी लगे। अब ए और बी टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर रहे हैं। टॉलरेंस रीजन को सिर्फ एल्डिहाइड्स ही रिड्यूस करते हैं, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो ए क्या हो गया, ए एक एल्डिहाइड होगा और बी भी एक एल्डिहाइड होगा। तो ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर आपने चैप्टर को रीड किया है तो आप लोगों को याद होगी, अगर नहीं भी कुछ याद तो यहां से याद रख लेना कि टॉलरेंस रीजन रिएक्शन कौन शो करता है, सिर्फ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड ए और बी हो गए। सी और डी आर नॉट एल्डिहाइड। अब देखिए सी है, उसने यहाँ पर बताया है कि सी एंड डी डू नॉट गिव दी टॉलरेंस रीजन रिएक्शन। अब ए और बी का तो हो गया कि एल्डिहाइड है। अब सी क्या हो सकता है, सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन था, तो एल्डिहाइड तो है नहीं, सो सी क्या बच गया हमारा, सी एक कीटोन है। ठीक है, तो पहले इतना आइडिया हो गया, सी इज ए कीटोन बिकॉज इट गिव्स द 2,4-DNP बट डू नॉट गिव्स द टॉलरेंस रीजन टेस्ट। ठीक है, अब आगे है कि बोथ बी एंड सी गिव्स द येलो प्रेसिपिटेट्स व्हेन हीटेड विद द आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। मतलब क्या है कि बी एंड सी क्या शो कर रहे हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, अभी आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है। ठीक है, बी में भी हो रहा है और सी में भी हो रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आपको ये भी याद होना चाहिए या फिर याद रख लेना कि आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जिन कंपाउंड्स में मिथाइल कीटोन ग्रुप जुड़ा। मिथाइल कीटोन यानी कि CH3CO ग्रुप जुड़ा हो, यानी कि CO के साथ एक कार्बन वाला साथ में ग्रुप जुड़ा हो, तो वो शो करते हैं यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये इनकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आइडिया हो गया, इतना क्लियर है अभी। अब डी क्या है, डी गिव्स द ब्रिस्क एफरसेंस विद द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो ब्रिस्क एफरसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन कौन देते हैं, दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि वो CO2 गैस को रिलीज करते हैं, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया अभी। अब आगे है, उसने एक चीज तो यहीं से हमें श्योर हो गई कि एल्डिहाइड जो आइडोफॉर्म रिएक्शन देता हो, एक ही एल्डिहाइड ऐसा है जो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, यानी कि जिसमें, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है कि CO के साथ H जुड़ा होता है हमेशा। ठीक है, और उसके साथ एक कार्बन वाला अगर चेन जुड़ी हो तो वो क्या बन गया हमारा, इथेनल, यानी कि 2 कार्बन वाला हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। सो बी इज इथेनल, तो बी हो गया हमारा इथेनल। इतना क्लियर है अभी। बी का तो हमारा स्ट्रक्चर यहां से कंफर्म हो गया है। अब उसने हमें बताया है कि नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन 3 ऑफ दीज कार्बन कंपाउंड्स इज 3, और एक में 2 कार्बन है, हमारा 2 कार्बन वाला तो हो गया। बाकी सभी में क्या है, 3-3 कार्बन एटम्स, तो इसमें भी क्या है, 3 कार्बन। ठीक है, और सी में भी है हमारे पास 3 कार्बन, और डी में भी है हमारे पास 3 कार्बन। तो आपके सामने सब कुछ हो चुका है। अब हमें सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर्स बनानी है। 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CH3, CH2 एंड COOH। तो ये हो गया हमारा डी, कार्बोक्सिलिक एसिड विद दी 3 कार्बन एटम्स। सी इज ए कीटोन जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप हो और 3 कार्बन हो, 3 कार्बन वाला एक ही कीटोन होता है, सो दैट इज दी CH3CO CH3। ठीक है, तो दोनों तरफ ही हमारा CH3 जुड़ जाएगा। तो दिस इज दी, ये क्या होता है, प्रोपेनोन। नेम्स आप लोगों को आई थिंक के आते होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं। सो दिस इज दी प्रोपेनोन,
दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और हमारा सबसे पहला क्या बचेगा, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, दैट इज द प्रोपेनल, CH2 CH3 CH2 CHO, सो दिस इज द प्रोपेनल, ठीक है। एल्डिहाइड है तो हम लोग प्रोपेन अल लगाएंगे ए के साथ, दिस इज द प्रोपेनल। इतना क्लियर है अभी? तो ये आपके सभी यहाँ से कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो ऐसे आपको इनकी इंफॉर्मेशन को यूज करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट फील होगा, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए 5 प्रॉब्लम इस वीडियो में है और 8 प्रॉब्लम आपको एक साथ में वहां पर PDF मिल जाएगी विद आंसर्स, तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है अभी? आगे चलें। चलो, उसने साथ में कहा है कि गिवन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर, यही आपकी एक्सप्लेनेशन है। आपने रिटर्न में इनको आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन अच्छी है। अदरवाइज आप लोग इसको इन वर्ड्स एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सी गिव्स दिस रिएक्शन, सी इज a ketone which gives the iodoform test with the 3 carbon atom, therefore it is a propanone। तो ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बिल्कुल सिंपल सा काम। आगे चलें। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है कि ए हाइड्रोकार्बन विद द मोलिकुलर फार्मूला दिस वन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 प्रोडक्ट्स बी एंड सी, ठीक है। बोथ बी एंड सी गिव्स येलो प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड विद द आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। यानी कि बोथ जो हमारे बी एंड सी हैं विच गिव्स द आइडोफॉर्म रिएक्शन while only B gives a silver mirror reaction on the tolerance region। तो फिर से हमारा यही है, पहले तो A, फिर B है और फिर C है, ठीक है। अब B एंड C बोथ गिव्स द आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म बहुत बार यूज होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, टोलेंस रीजन टेस्ट है, यही हमारे 3-4 फेमस हैं टेस्ट, वो आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, क्लियर है? अभी B एंड C देते हैं। बाद में उसने बताया है कि B गिव्स द सिल्वर मिरर टेस्ट ऑन रिएक्टिंग विद द टोलेंस रीजन, सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर टोलेंस रीजन टेस्ट, ठीक है, दोनों सेम ही है, टोलेंस टेस्ट। तो यहां से आपको अभी अभी हमने किया है पिछली प्रॉब्लम में, तो क्या क्या बातें कंफर्म होती हैं। सो B इज एन एल्डिहाइड विद, एल्डिहाइड विद मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो यही हमने पिछली जो प्रॉब्लम थी उसमें भी हमने यही सीखा कि आइडोफॉर्म यानी कि मिथाइल कीटोन और टोलेंस रीजन यानी कि एल्डिहाइड। तो ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जो यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है? पिछली प्रॉब्लम में सेम हमने किया था, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में CO के साथ H जुड़ा होता है तो यहाँ पर H लगा देंगे। तो दिस इज अवर बी की स्ट्रक्चर तो इजिली आइडिया होगी। अब C क्या है? C आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, बट वो एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन है, ठीक है। तो यहां से हमें आइडिया हो रहा है कि A के पास 5 कार्बन, ठीक है, A के पास है 5 कार्बन, ठीक है, और A की हो रही है अजोनोलाइसिस। अब देखिए अजोनोलाइसिस होती है अल्कीन्स की, तो A हो गया हमारा अल्कीन। अब ये आपको याद रखना होगा कि आपने प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में एक रिएक्शन की होती है कि अल्कीन्स की अजोनोलाइसिस करवाएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएंगे। अब अगर यहाँ पर 2 कार्बन वाला है तो यहाँ पर फिर 3 कार्बन वाला ही आएगा, टोटल हमारे पास 5 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला कीटोन बन रहा है। तो 3 कार्बन वाला कीटोन एक ही होता है CH3COCH3 यानी कि प्रोपेनॉन। तो ये हमारे B एंड C हो चुके हैं। अब हमें A की स्ट्रक्चर बतानी है, इतना क्लियर है? अभी A की स्ट्रक्चर बतानी है, फिर रिएक्शन लिखनी है B की विद द टोलेंस रीजन एंड इक्वेशन लिखनी है फॉर द आइडोफॉर्म टेस्ट ऑफ C। वैसे हमें यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन भी एक्सप्लेन करनी है, तो उसने काफ़ी कुछ पूछा है, तो ये आपके डायरेक्टली 4 मार्क्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल ईजी सा काम है, मैं आपको यहाँ से एक एक करके बताता हूँ। तो ए अब अल्कीन क्या होगा? अब देखिए अजोनोलाइसिस में क्या होता है कि आपने क्या करना है, दोनों CO बॉन्ड्स को यहाँ से जोड़ देना है, ठीक है। दोनों CO को जोड़ना मतलब, अब इसको यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले है हमारा यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 कार्बन वाला, और दूसरा है हमारा यहाँ पर प्रोपेनॉन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अल्कीन अब यहाँ पर कैसे बनता है कि ये दोनों कार्बन्स के आप लोगों ने आपस में बॉन्ड्स बना देने हैं, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दें। तो आपस में जब इनके बॉन्ड्स बनेंगे तो वो क्या बन जाएगा? CH3CH, ये ऐसे ही रहा, डबल बॉन्ड विद C दिस वन एंड CH3CH, तो ये हमारा A बन जाएगा। सो दिस इज अवर A कंपाउंड। तो ऐसे आप लोग A को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोग A वाले बॉक्स में यहाँ पर इसका फार्मूला एक्सप्लेन कर देना। ये क्या बन गया? CH3CH
डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है भी। तो ये हमारा A बन जाएगा, विच गिव्स बाय द ओजोनोलाइसिस कंपाउंड्स B एंड C। इतना क्लियर है अभी? तो ये हमारा पार्ट A हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया कि आइडेंटिफाई A, B एंड C, ठीक है। अब हमें रिएक्शन लिखनी है B की, यानी कि हमारे जो इथेनॉल की विद द टॉलरेंस रीजन, एंड C की लिखनी है विद द हाइड्रोफोम, ठीक है। तो ये आगे करते हैं। तो B है हमारा, बी कंपाउंड था भी हमारा, दैट इज द इथेनॉल। इसकी हमें रिएक्शन लिखनी है विद द टॉलरेंस रीजन। अब देखिए टॉलरेंस रीजन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, AgNH3 एक कॉम्प्लेक्स बना है सिल्वर के साथ अमोनिया का विद पॉजिटिव चार्ज, बाहर है OH नेगेटिव आयंस, नीचे हम लिख देंगे कि दिस इज द टॉलरेंस रीजन, ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, इसकी इसकी यहाँ पर करवा देगा ऑक्सीडेशन, तो ये बना देगा अपना कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में बन जाएगा सिल्वर मिरर। तो दिस इज द टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्शन को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपने अगर इसको प्रॉपर बैलेंस फ्रैक्शन शो करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर वो आपसे पूछी जाए तो वो स्पेशल आपको दी जाएगी, या फिर ऐसे कहा जाएगा कि CH3 CHO प्लस AgNH2 वगैरह, तो फिर आपको अच्छे से बैलेंस रिएक्शन को सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने सिर्फ मेन प्रोडक्ट्स को ही शो करना है। राइट द इक्वेशन फॉर द आइडोफॉर्म टेस्ट ऑफ C हमारा था भी यहाँ पर प्रोपेनोन, तो हम लोग प्रोपेनोन की यहाँ से करेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन भी आपकी अब यहाँ से कवर हो जाएगी। सो दिस इज दी अवर कीटोन। तो आइडोफॉर्म को भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, I2 एंड NaOH या फिर KOH, ठीक है। तो क्या होगा, एक मिथाइल जो यहाँ पर ग्रुप है CO के साथ जुड़ा, उसकी बन जाएगी आइडोफॉर्म, दैट इज दी CHI3, और ये CH3 का ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट साल्ट बन जाए। CH3CO तो था ही, ठीक है, तो यहाँ इसके साथ लग जाएगा ONA, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। सो दिस इज अवर आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन हो जाती है रिएक्शन। इतना क्लियर है अभी? अब उसने पूछी है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ सी की हमें बतानी है अभी अल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि दिस वन, यानी कि प्रोपेनोन की हमें अल्डोल कंडेंसेशन बतानी है, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर था, ये हमारा सी पार्ट का आंसर था, और अब हमारा डी पार्ट का आंसर है। तो अल्डोल कंडेंसेशन, ये आपकी एक न्यू रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है कवर। तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, सो दिस इज दी अवर सी कंपाउंड कीटोन, इसकी रिएक्शन इसके ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगी, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे ओपन कर कर मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना ली है, क्योंकि होता क्या है, ये जो कार्बन है, जो CO के साथ वाला कार्बन है, उसका एक हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और ये C अटैक करेगा इस कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द डिल्यूट अल्कली, ठीक है, डिल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में, या इसको हम लिख देते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, CH3C, ऊपर यहाँ पर O के साथ क्या अटैच हो रहा है अभी, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बच जाएगी OH, तो नीचे जुड़ा है CH3, वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन तो हट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, CH2 विद COCH3, ठीक है। सो दिस इज दी अल्डोल्स ऐसे बन जाते हैं। इसको फिर आगे आप लोग एक और स्टेप करवा सकते हैं, इसको हम लोग हीट कर सकते हैं। हीट करेंगे तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगी, तो ये हमें यहाँ से बना देगा कंपाउंड CH3C, डबल बॉन्ड CH COCH3, और इसका CH3 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से O, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ पर बन जाएगा एक और बॉन्ड। तो ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज दी अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है भी, क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलो, तो दिस इज दी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ऐसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी दो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से। तो आगे चलते हैं, हमारी थर्ड प्रॉब्लम है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, an organic compound A with the molecular formula this one is obtained when B reacts with the red phosphorus and Cl2, ठीक है। कोई B है, उसको अगर हम लोग रेड फोस्फोरस Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो A बनता है। Now the organic compound B can be obtained on the reaction of the methyl magnesium chloride with the dry ice followed by acid hydrolysis। तो यहाँ से हमें आइडिया होगा अभी, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं विद दी ड्राई आइस,
एंड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो ये कौन सी रिएक्शन है अभी, इससे बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो होता क्या है, सी के साथ यहाँ से मिथाइल ग्रुप अटैक करता है, फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस होकर हमें एक कार्बन इसका और एक कार्बन ये वाला, यानी कि 2 कार्बन वाला हमें एसिड मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा बी कंपाउंड है। उसने यही कहा था कि बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस वन, तो ये हमारा बी हो गया। अब बी की रिएक्शन हुई है व्हेन बी रिएक्ट्स विद द रेड फास्फोरस एंड Cl2, तो वो क्या होगी, तो बी की अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन लिखें विद रेड फास्फोरस एंड Cl2, इसमें आगे एक और स्टेप होता है, H2O ऐड करना पड़ता है। यहाँ से क्या होता है कि सभी हाइड्रोजन जो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो रिप्लेस होकर Cl के साथ चेंज हो जाते हैं, तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। सो दिस इज अवर ए कंपाउंड। ठीक है अभी, तो ए और बी हो गए हैं। उसने कहा था कि आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये हो गया। आगे है राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए एंड ए फ्रॉम बी। ठीक है, सो बी से ए की रिएक्शन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गई है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेल-वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड थोड़ा सा अजीब सा नाम है, याद रख लेना। ठीक है, तो ज़िलिंस्की रिएक्शन, तो इसको इन शॉर्ट बोल देते हैं HVZ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन। क्लियर है अभी, चलो 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड क्या है, गिव एनी वन मेथड बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड बी, यानी कि हमारा एसिड, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इट्स कोरस्पोंडिंग एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड अगर हम लोग यूज करें, दैट इज दी CH3COCl, दिस इज दी एसिड क्लोराइड। इसको तो आप लोग सिंपली इसमें H2O ऐड कर दें, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो आपको एसिड मिल जाते हैं। इसमें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है अभी, चलो ये भी होगी रिएक्शन, सी पार्ट का आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे उसने पूछा है डी पार्ट, विच विल बी मोर एसिडिक, ए और बी। ए और बी में से कौन ज्यादा एसिडिक है। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है अगर हम उनके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच करते हैं। सो ए इज मोर एसिडिक। ठीक है, ए इज मोर एसिडिक। क्यों मोर एसिडिक है, बिकॉज ऑफ 3Cl atoms, 3Cl atoms which are electron withdrawing groups। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि Cl इसके साथ जुड़े हैं 3 जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को वो इंक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हों जैसे कि हेलोजेंस या फिर NO2, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो A इज मोर एसिडिक देन दी बी, ये हमारा B है, ये हमारा A है। क्लियर है, राइट डाउन दी रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम द कंपाउंड बी। बी यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने मीथेन में चेंज करना है। ये कौन सी रिएक्शन होती है अभी, सो दिस इज दी डी कार्बोक्सिलिक रिएक्शन। ठीक है, सो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो NaOH एंड CaO ऐड करेंगे और इसको हीट कर देंगे। NaOH एंड CaO के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, CH4 एंड साथ में Na2CO3 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ऐसे आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज दी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको मतलब किसी एक कंपाउंड्स के ऊपर भी पूरी प्रॉब्लम बना सकते हैं, जैसे ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम ही हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर थी। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर है, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोगों ने ध्यान से रीड करना है तो रीड कर लीजिए, बाकी आपको PDF फाइल नीचे मिल जाएगी, वहां से आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर फार्मूला दिस वन exist in 3 isomeric forms. The isomer A has the highest melting point of 3। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि 3 आइसोमरिक फॉर्म्स इनकी बात हो रही है, वो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा होंगे, और इनमें से जो हमारा पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो हमने पैरा आइसोमर यूज करना है इस मोलिकुलर फार्मूले वाला। तो आगे चलते हैं। पहले A on reduction gives the compound B with the molecular formula this one। तो A की रिडक्शन हो जाती है, A में NO2 ग्रुप है, NO2 की रिडक्शन करवाएंगे तो NH2 ग्रुप बन जाएगा, अमाइन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये भी हमें क्लियर हो रहा है। B on reaction with this one, इससे हम डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं, तो NH2 से हम लोग चेंज कर कर डाइजोनियम साल्ट बना लेंगे। On reaction of C with H3PO2, तो ये क्या रिएक्शन होती है, ये डाइजोनियम साल्ट को
चेंज करके वहां पर सिंपल बेंजीन बना देती है, यानी कि जो डाइजोनियम का मेन ग्रुप होता है उसको हटा देती है। आपको मैं पूरी रिएक्शन से सोल्व कर कर बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर आगे अगर हम लोग डी को चेंज करेंगे तो डी हमारा बन जाता है C7H8। तो जो कि यहाँ पर उसने रिएक्शन दी है कि विद दी CrO2Cl2, यानी कि इटार्ड रिएक्शन है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। तो ये सब कुछ उसने बताया है, तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हैं, काफ़ी आपको यहाँ पर अभी कम्प्लेक्स फील हो रहा होगा। तो हमें A टू E सभी की स्ट्रक्चर्स बनाकर रिएक्शंस भी लिखनी है, तो अब इसको ध्यान से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भी, अगर आपको अभी भी स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं हुई है तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करें और स्टेटमेंट को पहले रीड आउट कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले है भी C7H7NO2, जिसके के ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर बनते हैं। तो हमें आइडिया हो गया कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो यानी कि हमें यूज करना होगा पैरा आइसोमर। तो अगर मैं बनाकर देखूं, अगर C7 है तो बेंजीन रिंग तो होगी ही, बाकी डाइजोनियम साल्ट वाली रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं तो बेंजीन तो इन्वॉल्व होगी। तो एक तरफ NO2 जोड़ देते हैं। अब अगर हम NO2 सिर्फ इतना बनाएं तो इसको अगर हम सोल्व कर कर देखें, बेंजीन को ऐसे यूज करेंगे तो C6H5 होता है मोलिकुलर फार्मूला। तो ये बन रहा है, बट यहाँ पर क्या है कि एक कार्बन और है और 2 हाइड्रोजन और हैं, तो यानी कि यहाँ पर अटैच हो सकता है CH3, क्योंकि ये हमारा पैरा आइसोमर है। अगर मैं इसको सोल्व कर कर देखूं तो ये बच जाएगा C6H4 में हम लोग CH3 ऐड कर देंगे, क्योंकि H4 ता रहे कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, तो ये बन गए टोटल C7H7NO2। तो मोलिकुलर फार्मूला हमारा मैच हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड ए बन चुका है। ठीक है, तो ए की पहचान हो गई। इतनी सारी रिएक्शंस दी थी, उनमें से हमने थोड़ा सा आइडिया लगाकर ए की पहचान कर ली है। अब ए की हमें करनी है रिडक्शन, तो हम लोग 1 बाय 1 रिएक्शंस को ही सोल्व करते जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या है इसमें। तो ये हमारा ए कंपाउंड हो गया। रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करना इजी है। रिडक्शन करने के लिए क्या यूज करना है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें से हम लोग एक ऑप्शन यूज कर लेते हैं SnHCl। आप लोग इसके लिए टॉपिक रेफर कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स टू फॉर्म द अमाइंस। तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ NO2 चेंज होकर क्या बन जाएगा, हमारा NH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला कंपाउंड बन गया। 2 हाइड्रोजन और आ चुके हैं, सो दिस इज अवर बी कंपाउंड। ठीक है, ए था, बी आ गया है ना, क्लियर हो गया अभी। ठीक है, अब बी की आगे हो रही है डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर करने वाली रिएक्शन, सो इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। NaNO2HCl अगर हम इसमें ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आपने कुछ नहीं करना, बस NH2 अमाइन ग्रुप को चेंज कर कर क्या बना देना है, यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट वाला जो ग्रुप होता है, यानी कि N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये चीज आपने यहाँ पर चेंज कर देनी है। इतना क्लियर हो गया अभी। सो दिस इज अवर सी कंपाउंड। ओके अभी, नो प्रॉब्लम। चलो, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सभी रिएक्शंस न्यू लग रही हों, बट इसलिए मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ। तो आप लोग इन रिएक्शंस को नोट डाउन कर लें, ये आपको एज ए सेपरेटली भी पूछी जा सकती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो सी से आगे हमने क्या किया है, सी को आगे किया है, इट कन्वर्टेड टू दी डी बाय एडिंग दी H3PO2। अब देखिए H3PO2 को ऐड करते हैं तो आपने सिंपली क्या याद रखना है, सब कुछ एज इट इज रहेगा। ये डाइजोनियम साल्ट वाला ग्रुप को रिमूव कर कर यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन जोड़ देना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपल बेंजीन के साथ। नीचे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम शो नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ बच जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको शो करवा देता हूँ, बाकी ना भी शो करें तो भी अच्छा है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच कर देगा। हमेशा ऐसे ही होता है, अगर हम डाइजोनियम साल्ट वाली चीज में इसको ऐड करेंगे तो वो उसे बेंजीन यानी कि सिंपल हाइड्रोकार्बन में चेंज कर। क्लियर है अभी। तो ये हमारा डी कंपाउंड बन गया। अब डी का क्या हो रहा है आगे, डी से ये चीज बन चुकी है C7H8। ठीक है, सो दिस इज द टोलुइन। इसकी फर्दर एक्शन हो रही है विद CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। इसकी आगे रिएक्शन चल रही है विद CrO2Cl2, this is the chromyl chloride and followed by the hydrolysis। तो हाइड्रोलाइसिस हो रही है इसके बाद, तो इससे क्या बनते हैं, इससे एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। ये कौन सी फेमस रिएक्शन है, सो दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन हमने अप्लाई की है, सो दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन से हमने बनाया है डी से ई, यानी कि बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अभी।
तो क्या क्या हुआ है यहाँ पर मैं आपको इनके नेम्स लिखकर बता देता हूँ कि इन सभी के नेम्स क्या रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे पहला था ए कंपाउंड, तो ए का नाम क्या आएगा अभी, पैरा पर मिथाइल है, सो पैरा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। सो ए है हमारा पैरा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नेम्स वैसे उसने हमें स्पेसिफिकली पूछे तो नहीं है, बट आपको पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं, पैरा मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। बी हमारा क्या है अभी, तो बी बना है, यहाँ पर अमाइन ग्रुप आ चुका है, सो हम इसको क्या लिखेंगे, सो पैरामिथाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है। तो इसको लिख देंगे पैरामिथाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है। अभी जो मुश्किल नेम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आगे क्या बना है, डाइजोनियम साल्ट, तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, पैरामिथाइल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, तो पैरामिथाइल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है अभी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके अभी। तो दिस इज अवर डाइजोनियम क्लोराइड। अब सी का तो आपका सिंपल नेम है, सो दिस इज दी टोलुइन, ठीक है, सॉरी डी का, टोलुइन यू के साथ है यहाँ पर, और दिस इज दी बेंजाइलडिहाइड, तो ये क्या बन गया आपका, बेंजाइलडिहाइड, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपली ये सभी रिएक्शंस को इन्वॉल्व करवाकर हमारा क्या क्या यूज हुआ, रिडक्शन हो गई, डाइजोटाइजेशन हो गई, ठीक है। बाद में हमने डाइजोनियम साल्ट की एक रिएक्शन अप्लाई की, फिर हमने इटार्ड रिएक्शन, एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन अप्लाई की, क्लियर है अभी। तो ऐसे आप इन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करते हैं, तो ऐसे आपने सभी स्टेप्स को याद रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम हम अब यहाँ पर और करेंगे, तो इसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। एन अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स द कंपाउंड बी। अब देखिए, ए है अल्कोहल, तो हम साथ साथ में लिखते जाते हैं, ठीक है। एक अल्कोहल है जो कि ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रही है, बी, तो बी बना रही है ऑक्सीडेशन के साथ। अब देखिए, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे अगर, वो भी पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बी हमारा क्या बनेगा, बी मस्ट बी ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहां से आपको सिंपली आइडिया हो जाएगा, तो बी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कंपाउंड ए व्हेन डिहाइड्रेटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंपाउंड ए को जब हम डिहाइड्रेट करेंगे, ठीक है, डिहाइड्रेटेड विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू गिव द अल्कीन। तो यहां से हमें जो सी मिल रहा है, तो सी मस्ट बी एन अल्कीन। इतना क्लियर हो गया अभी। ट्रीटमेंट ऑफ सी विद एक्वस H2SO4, सी की फिर से एक्वस H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि डिल्यूट एसिड के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे, तो अल्कीन की एसिडिक हाइड्रेशन हो जाएगी, तो वो फिर से कंपाउंड डी बना लेगा, डी एक अल्कोहल होगी, ठीक है। बट उसने कहा है कि डी इज एन आइसोमर ऑफ ए, डी इज एन आइसोमर ऑफ ए, स्टेटमेंट में हमें बताया गया है डी इज एन आइसोमर ऑफ ए, ठीक है। तो इतना उसने हमने ये चीज यहाँ से देखी है कि ए की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करने पर बी मिल रहा है, तो बी एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ए की अगर हम लोग डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो अल्कीन मिलेगा, अल्कीन से फिर से अगर हम हाइड्रेशन करवा देते हैं तो अल्कोहल मिलेगी, बट वो ए की आइसोमर है, ए सेम नहीं है, ए की आइसोमर है, ठीक है। कंपाउंड डी इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, कंपाउंड डी की रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवानी मुश्किल है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिए, किस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवानी मुश्किल होती है, सो दिस मस्ट बी थर्ड डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो थर्ड डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन मुश्किल रहती है। तो यहां से हमें गेम चेंजिंग जो हमारा स्टेप है, यहीं से जानकारी मिली कि डी एक अल्कोहल है, डी का हमें मोलिकुलर फार्मूला भी बताया गया है, C4H10O है। तो विद दी, जो कि एक थर्ड डिग्री अल्कोहल है, हम इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है ना, थर्ड डिग्री अल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाना इजी है। अब इसको हम लोग थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, तो थर्ड डिग्री अल्कोहल विद 4 कार्बन्स, तो CH3, तो अगर इस पर OH जुड़ा है तो इसके साथ एक कार्बन और होगी CH3। अब जोड़कर देख लेना, C4 है, H हमारे बन रहे हैं टोटल 10 और एक ऑक्सीजन है। अब अगर एक की स्ट्रक्चर होगी तो आप बाकी सभी यहाँ पर अप्लाई कर रिवर्स रिएक्शन तो सोल्व कर पाएंगे। अब अल्कोहल बनी थी फ्रॉम अल्कीन, तो अल्कीन क्या होगा, यहाँ से OH और एक यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे,
तो हमारा अल्कीन बन जाएगा। अभी अल्कीन हमारा फिर क्या हो सकता है, ये वाला अल्कीन हो सकता है, यानी कि ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शन कर दें। ठीक है, इसी अल्कीन में अगर हम लोग H2O ऐड करेंगे बाय द मार्कोनिकोव रूल, यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा, तो उससे ही हमें ये वाले अल्कोहल। इतना क्लियर है अभी? चलो CV हो गया। अब CV एक अल्कीन है जो कि अल्कोहल से बना है, ठीक है, बाय दी डिहाइड्रेशन। बट A जो है, A की ऑक्सीडेशन हो सकती है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें इसकी आप लोगों ने रिवर्स रिएक्शन करनी, यानी कि इसके साथ H एंड OH को जोड़ना है, यानी कि इसका एक आइसोमर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, तो OH को इस तरफ यूज कर लेते हैं और हाइड्रोजन को इस तरफ यूज कर लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल बना देते हैं। यानी कि इसमें मैं यहाँ पर एक OH और यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन ऐड करने हैं, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे OH और यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे एक हाइड्रोजन, उससे हमें ये चीज मिल जाएगी। तो ये क्या बनेगा, CH बॉन्ड CH2OH। तो ये वाली वो अल्कोहल होगी, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी अल्कोहल है जिसकी ऑक्सीडेशन इजीली हो सकती है। अब ऑक्सीडेशन इस ग्रुप की होती है जो अल्कोहलिक ग्रुप है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे इनटू दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये हमारा सिंपल सा यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, सो नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द ए एंड डी। ए एंड डी में कौन सी आइसोमरिज्म शो हुई है, ये आप लोगों ने खुद बताना है नीचे कमेंट्स में कि ए एंड डी में किस टाइप की यहाँ पर आइसोमरिज्म है। तो ध्यान से इसको देखिए, सिर्फ ये बेस था अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन पर, उस पर ही उसने कितनी अच्छी हमें प्रॉब्लम बनाकर दी है कि आपको सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो ऑक्सीडेशन किसकी मुश्किल है, वो 3rd डिग्री था। मोलिकुलर फार्मूले से हमने 3rd डिग्री की स्ट्रक्चर बना ली, फिर बाद में रिवर्स रिएक्शंस को अप्लाई करके अल्कोहल जो हमारी सबसे स्टार्टिंग वाली थी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती थी इजिली, तो वो हमारी प्राइमरी या सेकेंडरी होगी, प्राइमरी ही होगी, क्योंकि प्राइमरी का ही यहाँ पर फार्मूला बन रहा था। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके लिए। तो सभी चैप्टर्स में से हमने कोशिश की है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दी जाए, ठीक है, एक्सप्लेन की जाए। तो नीचे PDF को डाउनलोड करना और प्रैक्टिस करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना, जिससे हमें आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।